मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ जारी है। सोर्सेस से खबर है कि जल्द ही एक अहम गवाह से राणा का आमना सामना कराया जा सकता है। एजेंसी ने इस गवाह का कोड नेम बी रखा है। एनआईए सोर्सेस के मुताबिक बी वही शख्स है जिसने 2006 में मुंबई में हेडली का स्वागत किया था और उसके ठहरने का इंतजाम किया था। बी नाम का यह शख्स राणा के बेहद करीब रहा है, जो जानकारी आ रही है, और उसके पास काफी अहम जानकारी है। बी को ही तहव्वुर राणा फोन करके डेविड हेडली के रुकने का उसने इंतजाम कराया था और अब इससे आमना सामना कराया जाएगा। जिस विटनेस से उसका नाम रखा गया है बी। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। जितेंद्र, एनआईए की 18 दिन की कस्टडी में तहव्वुर राणा, और आज बताया जा रहा है कि बहुत अहम होने वाला है क्योंकि इसमें एक जो अहम विटनेस है जिसका नाम कोड नेम बी रखा गया, उससे आमना सामना होगा। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में एनआईए ने जो अपनी चार्जशीट दायर की और जांच के दौरान जितने भी फैक्ट आए अब तक सामने, उन सभी से तहव्वुर राणा का आमना सामना करवाना और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना बेहद जरूरी है। ये वो शख्स है जिसने तहव्वुर राणा का, जिस वक्त मुंबई के अंदर उसने अपना इमिग्रेशन सर्विस का एक ऑफिस खोला था, उस वक्त इसी शख्स ने तहव्वुर राणा की मदद की थी। डेविड कोलमैन हेडली को और तहव्वुर राणा, इन दोनों के बीच की एक कड़ी है। जब तहव्वुर राणा मुंबई पहुंचा, सबसे पहले इसी शख्स ने उसका स्वागत किया, बाकायदा पूरी मदद इसकी उस वक्त की। तो ऐसे में इस शख्स से उसका आमना सामना करवाना बेहद जरूरी है। एनआईए ने भी और साथ ही मुंबई पुलिस ने भी इस शख्स के बयान रिकॉर्ड किए हैं। तो जब 16 साल बाद तहव्वुर राणा को हिंदुस्तान लाया गया, तो ऐसे में इन दोनों का आमना सामना करवाना, तहव्वुर राणा की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना सबसे अहम हो जाता है। इसके अलावा जो अब तक अमेरिकन जांच एजेंसियों ने ऑडियो क्लिप तहव्वुर राणा के और डेविड कोलमैन हेडली के भारतीय जांच एजेंसियों को दिए हैं, उसको लेकर भी तहव्वुर राणा की जो वॉइस सैंपलिंग है वो करवाई जाएगी, वो इकट्ठा की जाएगी और उसको जांच के लिए भेजा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। तो ये जो नाम रखा गया इस अहम गवाह का, उसका रखा गया है कोड बी। और 2006 में जब डेविड कोलमैन हेडली भारत आया तो उस दौरान तमाम जो जानकारियां हैं, तमाम जो इंतजाम है, वो इसकी तरफ से तहव्वुर राणा के कहने पर कराए गए थे और इसी से आमना सामना। आगे बढ़ते हैं। आज देश भर में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों की है, जहां मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता नजर आ रहा है। राम की नगरी अयोध्या में काफी संख्या में दूर दराज से भक्त हनुमान मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या के साथ साथ वाराणसी में भी लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। आज हनुमान जयंती है। मैं अपने ये अलीगंज हनुमान मंदिर में आया हुआ हूँ और बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, बहुत अच्छी सजावट भी है। इतने बजे 6 बजे में उठ के मैं यहाँ पे पूजा हनुमान मंदिर में आ गई हूँ और उनको बहुत अच्छा लगा है। बहुत सजावट इतनी अच्छी है, पूछो नहीं। हनुमान जयंती एक हिंदू पर्व है। ये चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि चैत्र मास की पूर्णिमा को ही भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान ने माता अंजनी के गर्भ से जन्म लिया था। हनुमान जयंती के मौके पर भव्य और दिव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। और हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जागीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा निकलने जा रही है। दिल्ली पुलिस ने 500 से ज्यादा भक्तों की भीड़ और हथियार लाने पर पाबंदी के साथ शोभा यात्रा की इजाजत दी है। देखिए संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। पुलिस ने अपनी ओर से बहुत ज़बरदस्त तैयारी की है और आप तस्वीरें देखिए। लगातार यहाँ पर जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो सुबह से ही गश्त कर रहे हैं और तमाम दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। चारों तरफ यहाँ बैरिकेडिंग की गई है और दिल्ली पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। अर्धसैनिक बलों की तैनाती है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर जो प्रशासनिक इंतजाम हो सकते हैं वो सब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो राइट कंट्रोल यूनिट होता है वो भी यहाँ पर लगाया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये धार्मिक आयोजन, ये कार्यक्रम संपन्न हो जाए। आप देखिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं और यहाँ से लेके करीब 200 मीटर आगे तक जहाँ पे ये एंट्री पॉइंट है वहाँ तक पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहाँ पर नज़र आ रही है। बड़ी बात यह है कि 3 अलग अलग संगठनों की ओर से आज शोभा यात्रा निकाले जाने की मंजूरी पुलिस से मांगी गई थी। उसमें एक विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रदेश का कार्यक्रम था जिसे रद्द कर दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा में करणी सेना का
प्रदर्शन शुरू हो गया है। हजारों करणी सेना के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। राणा सांगा की जयंती पर यह सम्मेलन रखा गया है। रामजी लाल सुमन के बयान के खिलाफ प्रदर्शन है। मैं पहुंच गया हूं। आगरा से जहां पर आप देखिए बड़ी संख्या में करणी सेना के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं और रक्त स्वाभिमान सम्मेलन जिसके बारे में पहले जानकारी रखी गई थी कि 1 बजे से इसकी शुरुआत होगी राणा सांगा की जयंती के मौके पर। और इसके अलावा जो बयान दिया गया था समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की तरफ से संसद में, इसको लेकर जमकर विरोध पहले भी हमने देखा करणी सेना की तरफ से जो किया गया 26 मार्च को जो हुआ आगरा में। और इसके बाद आज एक बार फिर से जो जानकारी सामने आ रही है कि इस सम्मेलन के बाद जो करणी सेना के कार्यकर्ता हैं वो रामजीलाल सुमन के आवास की तरफ भी रुख कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर तमाम जो इंतजामात हैं सुरक्षा के वो किए गए हैं। पीएसी को तैनात किया गया, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, पुलिस की मौजूदगी है ताकि किसी भी अनहोनी को वहां पर टाला जा सके। कुछ भी आगरा में वैसा ना हो जो कि इससे पहले हमने देखा जिस तरह से 26 मार्च को हुआ था। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। करणी सेना की तरफ से भारी विरोध किया गया, माफी की मांग की गई रामजीलाल सुमन से। और शिवांग माथुर इस वक्त हमारे साथ है। शिवांग, ओवर टू यू, वहां पर हो क्या रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। देखिए, इस वक्त हम मौके पे मौजूद हैं और यहाँ पे आपको बता दूं कि जैसे जैसे दोपहर का समय आगे बढ़ रहा है और रैली शुरू होने का समय पास आ रहा है, तमाम राज्यों से लोग यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं। अन्य अन्य जगहों से, न केवल आगरा बल्कि राजस्थान, पंजाब, बिहार, झारखंड, तमाम इलाकों से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं करणी सेना के। और अन्य क्षत्रिय संगठन जो हैं वो भी इनको समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिला के जो यहाँ पे स्थिति है वो काफी जैसे कहा जा सकता है कि आक्रामक स्थिति देखने को मिल रही है। मंच से जो नेता हैं वो भाषणबाजी कर रहे हैं, कार्यकर्ता जोश में हैं और साथ साथ तलवारें लहराई जा रही हैं, डंडे लहराए जा रहे हैं। और जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं उसमें देख पाएंगे कि जब पुलिस जो है वो इस कंपाउंड में एंटर करने की कोशिश कर रही थी तो इन तमाम कार्यकर्ताओं ने पुलिस को हुटिंग करी और ग्राउंड से जाने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि पुलिस बाउंड्री के बाहर हजारों की संख्या में तैनात है, पीएसी तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, पुलिस की टुकड़ियां ड्रोन है उससे पूरे सिचुएशन की मॉनिटरिंग कर रही है। सोशल मीडिया पे हर एक संदेश की जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं किसी तरह का दंगा ना भड़क पाए। ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि रामजी लाल के घर तक कोई कार्यकर्ता करणी सेना का ना पहुंचे। इसको लेके खासा 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई है, 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ये असल में करणी सेना द्वारा बुलाया गया रक्त स्वाभिमान सम्मेलन है जो आज महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती के ऊपर मनाया जा रहा है। करणी सेना के लाखों कार्यकर्ता आज आगरा में एकत्रित हो रहे हैं। इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग यहाँ पे देश के अलग अलग कोनों से पहुंचे हैं और उसका बड़ा कारण यह है कि जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद का बयान संसद के अंदर दिया गया राणा सांगा को लेके, उसको लेके एक भारी नाराजगी है समाज के अंदर और इसी के चलते यहाँ पे तमाम लोग पहुंचे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं आगरा से ही आया हूँ भैया, मैं आगरा से। ये जो करणी सेना के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, क्या क्यों इतना ज्यादा आक्रोशित है? अब जब हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है, सब कुछ सदन में पहले ही पास करके आरक्षण के रूप में दे दिया। अब जो मान सम्मान है इसको भी समाजवादी के गुंडे अगर खराब करेंगे तो इस तरीके से हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, अपनी कोई आगे की योजना बनाएंगे। भाई हमारे बच्चे 90% लेके नौकरियां नहीं मिल रही, वो भी इनने छुड़ा ली। अब हमारा मान सम्मान और पगड़ी पे भी वार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पगड़ी पे वार हो रहा है। बिल्कुल। तो शिवांग जो हमें जानकारी वहां से दे रहे हैं किस तरह से जो करणी सेना के कार्यकर्ता हैं उनकी तमाम मांगे और खास तौर पर समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन उनकी तरफ से जो बयान दिया गया उसका जमकर विरोध हो रहा है, नारेबाजी वहां पर। एक बार फिर से शिवांग आपका अभी रुक करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन से टीवी9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा इस दौरान, सुनिए।
हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सांसद रामजी लाल सुमन खुद मौजूद हैं। आगरा शहर में जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था आज देखी जा रही है आपके लिए, आपको लगता है कि वाकई डरने की ज़रूरत है? प्रशासन को सब तरह की जानकारियाँ होती हैं, उनका खुफिया तंत्र होता है, जानकारी के तमाम माध्यम होते हैं। अब मैं समझता हूँ उन्हीं सब जानकारियों को आधार बना करके प्रशासन ने व्यवस्था की है, ये उनका अपना दृष्टिकोण है। आपको लगता है कि आपका बयान जो है वो दूर तक ट्रैवल कर गया, कुछ ज़्यादा ही इस पर विवाद हो गया, और अब जितना विवाद हो गया है वो विवाद वापस कैसे हो? नहीं, यहाँ तक देखिए विवाद का सवाल है। दुनिया में कोई पर्सनैलिटी, कोई व्यक्तित्व या कोई विचार ऐसा नहीं है जो अपने आप में पूर्ण हो। मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा उससे सब लोगों की सहमति नहीं हो सकती, सहमति हो नहीं सकती, लेकिन हमारे देश में असहमति व्यक्त करने का जो अधिकार है वो अधिकार है, संविधान है हमारे देश में, कानून है। मैं समझता हूँ उन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता तो मैं उसका स्वयं स्वागत करता। बात पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कल हुई हिंसा के बाद आज हालात तनावपूर्ण है। हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तबाही का यह वीडियो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर कल हुई हिंसा और आगजनी के बाद का है। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हिंसाग्रस्त इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। राज्यपाल मुर्शिदाबाद के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हिंसा पीड़ितों का कहना है कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। बोलने का कुछ सब नहीं है कि क्या बोलेंगे, सब तो चला गया, सब तो उस पर चलेगा। गाड़ी तोड़ दिया, दुकान लूट लिया, सब कुछ कर लिया हम लोगों का, कुछ रखा नहीं है कुछ। इस सब हम लोग के तोड़फा हुआ, सगा सीधे हो गया, गाड़ी आदर्श तोड़ दिया, आग लगा दिया हम लोग का गाड़ी, हमको भी पीटा बड़ा बहुत। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित इलाकों में रेड की जा रही है। गलत सूचना फैलाने की कोशिश करने वाले और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। रायगढ़ में उन्होंने शिवाजी महाराज और राजमाता जीजाबाई को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज का निधन अप्रैल 1680 में रायगढ़ किले में हुआ था। इस दौरान उन्होंने राजमाता जीजाबाई को भी नमन किया। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गृह मंत्री के साथ नजर आए। मैंने आज तक दुनिया के कई नायकों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, मगर ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस, अकल्पनीय रणनीति और रणनीति को पूरी करने के लिए समाज के हर वर्ग को साथ में जोड़कर एक अपराजित सेना का निर्माण करना शिव छत्रपति के सिवा किसी ने नहीं किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है, तो अखनूर सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। इस मुठभेड़ में सेना के एक जेसीओ शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की नापाक साजिश को एक बार फिर नाकाम कर दिया है। किश्तवाड़ के छतरू इलाके में पिछले 4 दिनों से जारी ऑपरेशन में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है और 3 आतंकियों को मार गिराया है। इसमें एक जैश कमांडर का भी नाम शामिल है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। इलाके में और भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका के चलते सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। वहीं आतंकियों और सेना के बीच गोलीबारी में भारतीय सेना के जेसीओ शहीद कुलदीप चंद शहीद हो गए। दरअसल अखनूर में नियंत्रण रेखा पर आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। इसी दौरान वहां गश्त कर रहे जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और गोलीबारी में कुलदीप चंद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। शहीद जेसीओ कुलदीप चंद पंजाब के रहने वाले थे और 9 पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे। गाड़ी साइड करने को लेकर राजस्थान के कोटा में एक शख्स की हत्या कर दी गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है।
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे चाकू गोदकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल कार साइड करने के विवाद में बदमाशों ने मैकेनिक का मर्डर कर दिया। बीच बचाव करने आए वर्कशॉप के मालिक को भी नहीं छोड़ा। बदमाशों ने उनके हाथ पैर तोड़ डाले। गंभीर हालत में उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मामला कोटा के महावीर नगर इलाके का है। कोटा के शिवपुरा हजीरा बस्ती के रहने वाले इश्तियाक अहमद का अहिंसा सर्किल पर वर्कशॉप है। घायल इश्तियाक अहमद ने बताया कि वर्कशॉप बंद किया जा रहा था। वो कार बैक कर रहे थे। कार के पीछे एक स्कूटर खड़ा था। वर्कशॉप में काम करने वाला मैकेनिक सुरेंद्र यादव स्कूटर साइड करने लगा। इसी दौरान वहां कार सवार 4-5 युवक आए। उन्होंने कार लगा दी। इसके बाद उनकी कार को आगे पीछे करने को लेकर कार सवारों में बहस हो गई। वो गाली गलौज पर उतर आए और झगड़ा बढ़ गया। इसके बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं इस घटना के बाद पूर्व महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम धरने पर बैठ गईं और प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में अचानक से एक बोट डूबने लगी और इस हादसे का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। आप देखिए। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां 130 यात्रियों को लेकर गेटवे ऑफ इंडिया से मंडवा जा रही एक बोट तेज हवाओं के कारण समुद्र में क्षतिग्रस्त होकर डूबने लगी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। यात्री मदद की गुहार लगाने लगे। आनन फानन में मंडवा से मदद मांगी गई। उधर बोट को डूबता देख आसपास की बोट्स ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल गेटवे ऑफ इंडिया से मंडवा जाने वाली इस बोट को 3 महीने पहले ही समुद्र में उतारा गया था। पिछले साल दिसंबर महीने में भी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में दर्दनाक हादसा हुआ था। तब मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा आइलैंड जा रही नीलकमल नाम की बोट को एक नेवी की बोट ने गलती से टक्कर मार दी थी, जिसके बाद ये नाव समुद्र में पलट गई। इस हादसे के वक्त बोट पर 100 से भी ज्यादा लोग सवार थे और हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी। अगली खबर यूपी के बरेली से है, जहां पुलिस ने एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। लंबे समय से ये गैंग कॉस्मेटिक का नकली सामान बाजार में बेच रहा था। पुलिस को इन पेटियों से 1 करोड़ 25 लाख की नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स और दवाएं बरामद हुई, जो खुलेआम बरेली के बाजारों में बिक रहे थे। नामी कंपनियों के ब्यूटी ब्रांड के नकली प्रोडक्ट्स की इतनी सफाई से पैकेजिंग की जाती थी कि किसी के लिए भी ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये प्रोडक्ट असली है या नकली। पुलिस ने बरेली की गांधीनगर कॉलोनी के एक किराए के मकान के रेड डॉली, जहाँ से एक माल बरामद हुआ है। इसके साथ ही पैकिंग मशीन, हिट सीलर, थिनर, नकली लेबल, स्टिकर और एक्सपायरी डेट की मोहरें भी यहाँ पे बरामद हुई हैं। सीतापुर निवासी कनर साहनी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो दिल्ली के सस्ते दाम में पड़ी कंपनियों के एक्सपायर प्रोडक्ट्स खरीदता था, फिर बरेली जाके नई पैकिंग और नई डेट छापकर उन्हें रिपेयर करके शहर के अलग अलग इलाके में सप्लाई कर देता था। पैकिंग इतनी सफाई से होती थी कि सब इन प्रोडक्ट्स को लेकर असली मानकर धड़ल्ले से इस्तेमाल कर लेते थे। इन रैकेट के पीछे कौन कौन लोग हैं और कब से ये गैंग काम कर रहा है, पुलिस इसका पता लगाने में जुट गई है। जल्द ही इस मामले में कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। देश भर में जहां बच्चों के दाखिले के लिए निजी स्कूलों को प्राथमिकता दी जाती है, वहीं सूरत में सरकारी स्कूलों में एडमिशन पाने के लिए अभिभावक काफी ज्यादा वहां पर इकट्ठा होते हैं। आप देखिए। लंबी कतार, अपनी बारी का इंतजार, बच्चों के उज्जवल भविष्य की उम्मीद। जी हां, इसी उम्मीद के साथ ये लंबी लाइन लगी है। हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे का दाखिला सरकारी स्कूल में हो जाए। तस्वीरें गुजरात के सूरत शहर की है, वो शहर जो अपने व्यापार के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। यानी कि लाइन किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अच्छी शिक्षा के लिए लगी है। सरकारी स्कूल सारी છે, અહીંયા ભણતર સારું છે એ માટે। પ્રાઇવેટમાં અભ્યાસક્રમ તો સારો છે પણ અત્યારે ફી નથી પોસાતી। अभिभावक सुबह 5 घंटे पहले ही स्कूल के बाहर लाइन में लग गए ताकि अपने बच्चों को सीमित 500 सीटों में से एक जगह दिला पाएं, जबकि लगभग 5000 अभिभावक फॉर्म भर रहे हैं। परिस्थिति खराब है और सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं आजकल बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि मेरी दो लड़कियां पहले से ही सरकारी स्कूल में जाती हैं। यहाँ का शिक्षण जो है वो बहुत अच्छा है। शिक्षण के साथ साथ वो लोग जो है ना वो संस्कार भी देते हैं। मुरादाबाद में बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 5 छात्र गंभीर रूप से झुलस गए हैं। ये घटना मुरादाबाद के तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई है।
वज्रपात की इस घटना का हैरान करने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बारिश के बीच कई छात्र कैंपस में नजर आ रहे हैं। इसी दौरान बिजली कड़कती है और कुछ छात्र वज्रपात की चपेट में आ जाते हैं। बिजली गिरते ही कैंपस में अफरा तफरी मच जाती है। छात्र छात्रा भागते नजर आए। घायल छात्रों में से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायल छात्रों को यूनिवर्सिटी के ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी में महावीर जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी दौरान तमाम छात्र छात्राएं भी कैंपस में मौजूद थे। तभी अचानक पहले आंधी आई और फिर बिजली कड़कने लगी। इसी बीच बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। बूंदाबांदी में भीगने से बचने के लिए 5 छात्रों का एक ग्रुप कैंपस में पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरी और पेड़ के नीचे खड़े छात्र गंभीर रूप से झुलस गए। आवाज इतनी तेज थी कि पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट सहम गए। आकाशीय बिजली गिरने से झुलसने वाले छात्रों में बीटेक के स्टूडेंट शामिल हैं। पीएम मोदी के पर्यटन को बढ़ावा देने की नीति ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट दिया है। यही वजह है कि इस सेक्टर में निवेश लगातार बढ़ रहा है, जिसके 3 साल में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने का अनुमान है। देखिए ये रिपोर्ट। ग्लोबल इकोनॉमी के भारी दबाव में होने के बावजूद भारत में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ग्रोथ जारी है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है और भविष्य में इसमें भारी निवेश देखने को मिलेगा। JLL की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करीब $1 अरब का निवेश आने की संभावना है। पिछले साल भारत में होटल सेक्टर में $340 मिलियन के लेन देन हुए थे। 2024 में भारत में सबसे ज्यादा होटल सौदे हुए। वहीं 2025 की पहली तिमाही में अब तक $117 मिलियन के होटल लेन देन दर्ज किए गए हैं। JLL के अनुसार भारत के छोटे बाजारों में भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की पहुंच बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2024 में हुए करीब आधे होटल सौदे टियर 2 और टियर 3 शहरों में हुए। इस साल एयरपोर्ट, कन्वेंशन सेंटर और पर्यटन केंद्रों के आसपास हॉस्पिटैलिटी जोन में कई बड़े सौदे देखने को मिल सकते हैं। भले ही वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता हो, निवेशकों की मांग बनी हुई है। कॉर्पोरेट M&A गतिविधियों, नई परियोजनाओं और पूंजी प्रवाह में तेजी के चलते 2028 तक निवेश काफी बढ़ने की उम्मीद है।